अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद, जंग, तोबा और चुनियोट की आवाम, दोबारा से खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन ट्रांसमिशन लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन 2024 में अब 24 घंटे भी बाकी नहीं रहे, इससे भी कम वक्त है क्योंकि कल बरोज़ जुमेरात 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना वोट जो है वो कास्ट कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर सबसे अव्वल ये है कि वोट दो, जो हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी है, क्योंकि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि हमें अदा करनी है। क्योंकि अगर 5 साल पछताना नहीं है तो फिर सही का इंतखाब आज करना होगा, और उस आज के लिए, उस कल के लिए आज को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार आपके सामने होंगे। आप खुद अपनी ज़मीर की आवाज़ से बेहतर इंतखाब करने की पोजीशन में हैं और आपको अल्लाह ने अक्ल, शऊर सब कुछ मुहैया किया, तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल करते हुए बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। फैसलाबाद के सारे हल्के डिस्कस हो गए, लेकिन आज आगाज़ के अंदर ही हम टोबा टैक्सिंग से आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता रोज़ चिन्योट का हमारा जो डिस्कशन थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो पैनल जो मौजूद है, ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर वेलकम अगेन शो के अंदर, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह हमारे साथ ही डोगर साहब मौजूद हैं, जबकि उनके साथ मुबशर हसन नकवी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे टोबा टैक्सिंग के सिटी 41 के। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं शॉर्टली आपको हल्के बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये 1 घंटा, इसके अंदर हमने टोबा टैक्सिंग को वाइंड अप करना है। NA 105 है, PP 119 है इसके अंदर, और PP 120 इसके अंदर है, जबकि NA 106 है, उसका ज़ेली हल्का PP 121 है और PP 122 है। NA 107 तीसरा कौमी असम्बली का हल्का है, उसके नीचे PP 123 है और PP 124 है। यानी कि 3 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली के हल्कों के साथ टोबा टैक्सिंग भी अच्छा खासा अपने पास एक खुजम रखता है। मैं आगाज़ मुबशर हसन नकवी से कर लूँगा, ताकि वो, क्योंकि हमारे वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, वहीं से आगाज़ देते हैं। सबसे पहले NA 105 के अंदर खालिद वड़ाइच पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, सरशाद हसन चीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसामा हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, जबकि रऊफ ततला किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के। किसको कितना पॉइंट दे रहे हैं? देखिए, जो गोजरा है उसको मुस्लिम लीग नून के खालिद वड़ाइच जो है वो खासे मजबूत उम्मीदवार है वहाँ पे, क्योंकि पहले भी वो MNA वहाँ पे रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें खालिद वड़ाइच जो है वो उनके मुकाबले में उसामा हमजा हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनको PTI की भी खासी सपोर्ट, उनके भाइयों की भी सपोर्ट है, बल्कि बिल्कुल उनकी भी हासिल है। अभी जिस तरह उसामा हमजा के हक़ में वो बैठ गए, हसाम वड़ाइच जो है वो बैठ गए, उससे उनका वोट बैंक खासा बेहतर हुआ है, और माजी में भी इनका वोट बैंक खासा बेहतर रहा है उसामा हमजा का। तो अभी दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। और तीसरे में अभी जो रऊफ ततला आए हैं, किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी खासा वर्क किया था और बड़ा वोट उनके साथ भी है। तो अभी तीनों के दरमियान जो है वो बेहतर मुकाबला है, लेकिन कांटेदार मुकाबला जो है वो खालिद वड़ाइच साहब और उसामा हमजा, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। इनमें से आप किसको लीडिंग किरदार कह रहे हैं? NA 105 में से 3 में से 2 निकालिए, 2 में से 1 निकाल दें। 2 में से 1 निकाल लें। खालिद वड़ाइच साहब जो है वो, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसामा हमजा जो है वो भी खासे स्ट्रॉन्ग इस दफ़ा जो है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट कभी नहीं किया जा सकता? नहीं किया सकता। तो मैं शौरी डोगर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, ताकि हम इस पे 2 नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं दोनों। कहते थे खालिद वड़ाइच, उसामा हमजा और रऊफ ततला। देखिए, उसामा हमजा के बुजुर्ग M हमजा बहुत अरसा तक ये गोजरे का हल्का है, और यहाँ से वो लड़ते रहे हैं इलेक्शन और जीतते रहे हैं। बुजुर्ग रहनुमा थे, और ये अब उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। खालिद वड़ाइच फैमिली भी यहाँ से जीतती रही है, सिटिंग MNA भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार मुझे लग रहा है कि उसामा हमजा जो है ना वो बेहतर पोजीशन में है। और उसामा हमजा ने जो माजी में भी बहुत वोट लिए थे, इसलिए उसामा हमजा की पोजीशन मुझे वड़ाइच साहब से बेहतर नज़र आ रही है। इनके जो यूथ है वो बहुत इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और अपनी पुरानी एक वज़ादारी की वजह से इस फैमिली को लोग पसंद भी करते हैं। अगरचे खालिद वड़ाइच फैमिली जो है उनको भी लोग उनकी अपनी असर रसूख की वजह से, और उनकी अब बाकी कुछ उनकी मिसेज़ रही हैं, फौजिया वड़ाइच टोबा की नाज़िम भी रही हैं, तो वो इस वजह से उन्होंने काम भी वहाँ काफ़ी करवाए हैं। लेकिन उसामा हमजा मुझे इस बार काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद वड़ाइच साहब से आगे निकल जाए उसामा हमजा। मुबशर आपको तो बड़ा हूँ, PP 119 आ गया, इसके ज़ैली हल्का उकबा वड़ाइच खालिद वड़ाइच के बेटे हैं। असद ज़मान चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि खालिद मलिक जो हैं वो किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी
किसको यहाँ हॉट फेवरेट कह रहे हैं? यहाँ पे जो है ना उकबा वड़ाइश और असद ज़मान के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। उकबा वड़ाइश की कंपेन बड़ी जो है वो तेज़ी से चल रही है, बड़ी बेहतर अंदाज से चल रही है, और असद ज़मान भी पहले जो है वो हल्के में मौजूद रहे हैं, सबका तहसील नाज़म भी वहाँ पे रहे हैं। तो लेकिन उकबा वड़ाइश की सिचुएशन जो है मुझे जो है वो बेहतर नज़र आ रही है कि वो अपने वालिद का भी उनको एज मिलेगा, उनकी वालदा सबका चेयरपर्सन रही हैं ज़िला कौंसिल की, उनका एज उनको मिलेगा। तो लेकिन उकबा वड़ाइश मुझे बेहतर नज़र आ रहे हैं। यानी कि ऊपर से आप वालिद साहब को कमज़ोर कह के नीचे बेटे को कह रहे हैं इसका फेवर मिल जाए, लोग कहेंगे चलो एक सीट दे दो। अब उसमें जो है वो ये चीज़ भी है, डेफिनेटली लोग कहते हैं चलो घर को एक तो सीट दे देना। तो उसमें लेकिन नौजवान की आदत भी है, वर्क भी काफ़ी से मौजूद भी है हल्के के अंदर। आपकी इस बात से एक अंदाजा हो रहा है डोगर साहब कि ये पीपी जो है पीपी 119 खालिद वड़ाइश की फिर ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू दूसरी पीपी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले 119 में आप कैसे देखते हैं? उकबा वड़ाइश और असद ज़मान चीमा एक नाम बड़ा है, वो तहसील के अंदर सियासत कर चुके हैं, नौजवान है और एक सीजन पॉलिटिशियन। बिलाल, मैं इस पर बगैर बहस किए, क्योंकि आपने काफ़ी हल्के डिस्कस करने हैं, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ मुबशर नकवी की बात से कि मुझे ये सीट इसमें बिलाल जो खालिद वड़ाइश के साहबजादे हैं उकबा वड़ाइश वो बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। एक सीट वाकई लोग होते हैं, लेकिन वो मतलब ऊपर जो उसामा हमजा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो इसे लोग यूँ करते हैं, चॉइस इस तरह भी हो जाता है कि यंग की आदत है, चले उसको दे दिया, उधर उसामा को दे दिया। तो ये मुझे ये इनकी जो डिस्कशन है बिल्कुल मुतासर कुन लग रही है, बड़ी पुरमगज़ है और इसकी लॉजिक भी मौजूद है। तो उकबा वड़ाइश जो है वो फेवरेबल है। दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, 120 पीपी कदीर अवान नून लीग के, एहसान गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता, हाजी इसहाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उमर इफ्तिखार किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी, फौजिया वड़ाइश इंडिपेंडेंट खड़ी हैं और अपने शौहर की सपोर्ट ले रही हैं। नून लीग तो खुद ही टक्कर खा बैठी है यहाँ, तो आप क्या पोजीशन बता रहे हैं? फिर इसमें जो है वो देखने भी आया था कि खासी नाराज़गी का इजहार भी किया गया था खालिद वड़ाइश फैमिली की तरफ से कि फौजिया वड़ाइश को टिकट नहीं मिला और कदीर अवान साहब को जो है वो टिकट जो है वो मिल गया। मुस्लिम 2 टिकटों के बाद भी नाराज़गी का इजहार था किया गया था कि उनको देनी चाहिए, तो कदीर अवान साहब को टिकट मिल गई। अब इससे जो है बिलाशुबा वोट तो डिवाइड होगा मुस्लिम लीग नून का। फौजिया वड़ाइश साहब स्ट्रगल भी कर रही हैं, हल्के में मौजूद भी हैं, और कदीर अवान साहब भी कर रहे हैं, बड़ी एक्टिव है और बड़ा उन्होंने काम भी किया अपने टेन्योर में उसमें। तो लेकिन अभी वोट यहाँ पर तो वोट डिवाइड हो रहा है, तो हम उसमें ऐसे इंसान गुज्जर साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, पीटीआई की हमायत उनको हासिल है, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बेहतर देख रहा हूँ कदीर उनको ऐसे इंसान गुज्जर साहब को। फौजिया खालिद वड़ाइश और कदीर अवान में से बेहतर कौन देख रहे हैं इनमें से कि किसका एहसान गुज्जर के साथ मुकाबला चल रहा है? उसमें अगर देखा जाए तो कदीर अवान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सबका एमपीए भी हैं, तो उनकी टक्कर हो सकती है, लेकिन वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड होगा। सर आप कैसे देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ख़ानदान को 2 टिकटें मिली, मेरे ख्याल में वो अगर कदीर अवान को साथ लेके चलते तो ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे एज़ कम्पेयर टू कि वाइफ खड़ी हो गई, एक सीट विड्रॉ कर भी लें ताकि 3 सीटों पर तीनों को अलग कंपेन करनी पड़ी होगी, हल्का तो डिस्टर्ब होगा ऐसे। देखिए, आप इसका मुवाजना कर लें 2018 के इंतखाबात में शाही फैमिली के साथ। एग्जैक्टली जब 3 सीटें उन्होंने मांगी थी और अपना सुख उनका इतना था कि उनको 3 सीटें मिल गई, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि जिसमें उनको देनी पड़ी, लेकिन फिर वो लोग पसंद नहीं करते कि एक ही फैमिली को 3-3 टिकटें दे दी जाएँ। अब अगर गुजरा में ये वाक़या पेश आ रहा है कि 2 टिकटें दे दी हैं, फिर भी वो फैमिली नाराज़ है और आज़ाद हैसियत में आ जाती है, तो अवाम तो वैसे ही एक फैमिली में 3 सीटें पसंद नहीं करते। ऐसा ट्रेंड हमने बहुत कम देखा कि 3 सीटें हों, तीनों जीत जाएं। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि वोट तकसीम होगा और इसका फ़ायदा इनके मुखालिफ उम्मीदवार को पहुँचेगा। अब मुबशर शॉर्टली कैसे देखते हैं कि वोटर टर्नआउट कितना आपको बेहतर नज़र आएगा? गुज़िश्ता इलेक्शंस की बनस्बत कुछ मूव डिफरेंट आएगी, क्योंकि टोबा गोजरा और टोबा को बड़ा ही पढ़े लिखे लोगों का शहर कहते हैं, ज़िला कहते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लिटरेसी में ये बहुत नीचे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे और काबिल अहमियत चीज़ ये है कि लोग बाशऊर बहुत हैं वहाँ। और देखिए, नो डाउट टोबा टैक्सिंग और उसका पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, लोगों में खासी अवेयरनेस भी है, उनमें शऊर भी है, और इस दफ़ा जो देखने में आ रहा है कि लोग प्रॉपर निकले हैं घरों से, कंपेन भी कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी आई है और वो वोट कास्ट करना भी चाह रहे हैं। इस हवाले से जिस तरह अभी टोबा ओवरऑल बात कर ली जाए तो लोग बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट होगा। और आपको क्या लग रहा है कि एक कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए जो वोटर है
वो अमूमन 12-1 बजे के बाद होता है, और हम पुराने इलेक्शन में प्रिडिक्ट कर लेते हैं डोगर साहब के 12 बजे तक जो निकल आया वो ज़्यादा जिसका वो जो भी इन्होंने लगाए होते कैंप ऑफिस उधर रश बढ़ेगा तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन एक जमात हमने बाई इलेक्शन में भी देखा, वो मैदान ही 1:30 बजे के बाद से जाती है और तब तक प्रेडिक्शन सारी उल्टी होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अपना ख्याल ये है कि यूथ जो है वो तो पता नहीं रात कैसे गुजारेगी यूथ तो सुबह सुबह मेरा ख्याल पहुँचेगी, और अगर यूथ को दिलचस्पी उसी से ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाएगा। 12 नहीं तो आप समझें कि 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक जो लोग निकल आएंगे, अगर तो समझें कि रश है कैंपों में तो फिर समझें आ गए वो, और अगर वो निकलते हैं तो उसका ज़ाहिर डेफिनेटली फ़ायदा एक ख़ास जमात के हमायती याफ्ता उम्मीदवारों को पहुँचेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अभी ये देखना होगा, कबल अज़ वक्त है ये कहना कि वो निकलते हैं। अभी तमाम जो उम्मीदवार हैं PTI के हमायती याफ्ता, वो पोलिंग डे पे नज़रें लगाए रखें। उनकी कैंपेन अदरवाइज़ बहुत सुस्त जा रही है, उसकी 100 किस्म की वजूहात, लेकिन वो सारे की सारी इस चीज़ पे तकिया किए बैठे हैं कि 8 फरवरी को निकलेंगे उनके वोटर और वो पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचेंगे, और जो उनका एक नारा एक स्लोगन बन चुका है कि जुल्म का बदला वोट से। अब ये देखना है कि ये हकीकत में ढलता है या बस ये जैसे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बस जज्बाती पोस्टें लगा के। कराची में तो हमें ऐसा नहीं नजर आया था, आपने देख लिया था बलदियाती इंतखाबात में बड़ा शोर था, वो जीते हुए थे, सर ननकाना तो बाद से में पता चल गया कुछ भी नहीं, उनसे तो जमात इस्लामी में आके निकल गए। तो ऐसे में मतलब बातें करना और होता है, अमली तौर पर जाके स्ट्रगल करना, वोट डालने, ये अगर संजीदगी के साथ वोटर निकला तो फिर ज़बरदस्त मुकाबले देखने में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं PMLN के, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वोटर निकलता है। तो ये अभी चंद घंटे जैसे आपने कहा रह गए, तो एक दिन भी नहीं रह गया पीछे, 24 घंटे भी नहीं रहेगा। कल सुबह 8 बजे मैदान सज जाएगा और देखेंगे कल क्या बनता है। मुबशर नकवी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तजज़िये दे रहे हैं, इनकी बड़ी ग्रिप है टोबा टैक्सिंग के मामलात पे। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम तो इन्हीं के नाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये मुबशर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे डोगर साहब ने कहा, रात गए जो है बहुत बड़ी कंपेन्स के साथ इख्तिताम देखा हमने। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स देखे जिसमें मैं अगर मेंशन करना चाहूँ कि उन्होंने फकीदुल मिसाल कंपेन्स के जलसे किए। राना अहमद शहरियार ने 2 रोज़ कबल घंटा करके इतराफ़ इतना बड़ा जलसा किया कि ऐसे लगा कि ये धोबी घाट से बड़ा जलसा कर गए हैं। लेकिन उनके मुकाबले में आबिद शरीरी के घर के पास रात चंगेज़ खान काकड़ ने बहुत बड़ा मैदान लगा लिया, आबिद शरीरी ने इलामा इकबाल कुनी में लगाया तो शेख शाहिद ने वहाँ लगा लिया। कैंडिडेट्स जहां टक्कर पे जा रहे थे वहां ऐसे लगा कि नेक टू नेक कंपटीशन में जलसे भी भर भर लोग दिखा रहे हैं। ऐसी कोई इख्तिताम आपने देखा कुछ शानदार? बिल्कुल, बड़ी गहमा गहमी जो है वो अचानक देखने में आई है। पहला बड़ा सुकून था, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन खासी जो है वो गहमा गहमी आई। जिस तरह अभी टोबा टैक्सिंग में जुनैद अनवार और अमजद अली जवेद हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इन्होंने जलसा किया और बड़ा कामयाब जलसा किया, और शायद टोबा टैक्सिंग शहर में इस तरह का जलसा नहीं हुआ। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार हैं खालिद नवाज दराज, वो भी अब जलसे कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। तो ये चीज़ देखने में आई है कि इस दफ़ा लोगों का बड़ा रुझान देखने में आ रहा है, लोग निकलेंगे बाहर। और वो टोबा टैक्सिंग के अंदर जलसा था, फिर कैंसिल हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम नून को ये नुकसान नहीं है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार जलसों किए बगैर ही ना कोई लीडर आ रहा है, ना कोई सूबाई लीडर है, ना मरकजी लीडर है, इवन खुद उम्मीदवारान भी हल्के में वैसे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी टक्कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली तो फिर वो तो बड़े तगड़े हैं नून लीग के मुकाबले में, जहां मरकजी कायदीन आगे जलसे कर रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं, रोज़ वीडियो मैसेज है, सोशल मीडिया चल रहा है, लेकिन वो कुछ ना किए बगैर इनके वो कह रहे हैं कि गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। बिलाल भाई, इस दफ़ा मुश्किल होगा अगर हम कहें कि इलेक्शन हो जाएगा, नहीं इस बार टक्कर होगी। आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग का गढ़ है टोबा टैक्सिंग, और यहाँ पर भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकलना पड़ा है। अब इस तरह की कंपेन माजी में कहते हैं कि इस तरह की कंपेन नहीं हुई है। जिस तरह अभी मुस्लिम लीग नून का प्लान था कि जैसा को अपने पास से लगाने पड़ गए। हाँ, ये बिलाल इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जुनैद अनवार वहाँ बड़े अरसे से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं, और वो हालांकि लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर भी वो जीत जाते रहे। लेकिन इस बार उनको बहुत टफ टाइम मिल रहा है, इस बार मामलात बहुत डिफरेंट हैं, और उनको एक वाकई जिसे कहते हैं कि टक्कर का मुकाबला, कांटे का मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। और मेरा ख्याल हो सकता है कि उनके लिए मसाइल भी बढ़ सकते हैं। अगर यूथ आपने हल्के का नाम ले लिया, मैं उसी की तरफ बढ़ जाता हूँ। NA 106 है, नून लीग की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से जुनैद अनवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता खालिद नवाज नडाइच हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार जुल्फ़ी हैं, और इंडिपेंडेंट चौधरी इशफाक अहमद हैं।
अब इसी की पीपीस बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जुनैद अनवार और खालिद नवाज सिंधराइज का भी जिक्र कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में मुबशर से ले लें वहाँ से राय पहले, फिर आपकी तरफ में बढ़ूंगा। मुबशर भाई, आप कैसे देते हैं? चौधरी इशफाक बिलाशुबा एक बहुत बड़ा खानदान है, नाम है, लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। हम NA 106 टोबा टैक्सिंग की बात कर रहे हैं। टोबा टैक्सिंग जिले का ये हल्का है, इसकी तरफ वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खास ट्रांसमिशन वोट 2 इलेक्शन 2024 हमारी जारी है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन सेल 2024 वोट 2 जारी है। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं। जफर डोगर साहब हमारे सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मैं मुबशर भाई की तरफ बढ़ूंगा। तो मुबशर भाई, बात हो रही थी NA 106 जुनैद अनवार, खालिद नवाज सिंधराइज, जुल्फ़िकार जुल्फ़ी और चौधरी इशफाक की। इसमें देखें, जो जुनैद अनवार हैं उनका सख्त मुकाबला होगा खालिद नवाज सिंधराइज के साथ। खालिद नवाज सिंधराइज फर्स्ट टाइम आए हैं, नौजवान क़यादत है, लेकिन उनको एज ये मिला है कि टोबा टैक्सिंग में बड़ा ग्रुप है चौधरी उमर इशफाक का, उनको उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इशफाक विड्रॉ कर गए, वो विड्रॉ उन्होंने कर दिया था। ओके, वो लेकिन उसमें उनके मुकाबले में एक उम्मीदवार थे चौधरी रमज़ान परवेज साहब, चौधरी सरवर के भाई, वो भी उम्मीदवार थे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद एक स्पेस तो खाली हुई है, और इस स्पेस का फ़ायदा डेफिनेटली खालिद नवाज सिंधराइज साहब को होगा, और वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का एज भी हासिल है, और प्लस बड़े ग्रुप उनके साथ शामिल हुए हैं। इसलिए इस हल्के में टफ मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। जुनैद साहब जो है वो पहले भी मौजूद रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा वो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनको कॉर्नर मीटिंग्स करना पड़ रही हैं, उनको जलसे करने पड़ रहे हैं, उनको हल्के में जाना पड़ रहा है, डोर टू डोर वो जा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि उनका गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, और वो उनके लिए वोट हासिल करना आसान था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से ये लग रहा है कि खालिद नवाज सिंधराइज जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आप उन्हें ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं? उनको पॉइंट दे रहा हूँ। सर, आपसे बड़ा एक ख़ास सवाल मेरा है आज कि मैंने नोट किया है, जैसे चौधरी इशफाक इनके हक़ में विड्रॉ कर गए, सर ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी थी कि अगर उसी जमात के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो हमें ऐसे लगा कि इन्होंने कंडेम कर दिया 9 मई को, लेकिन यहाँ आप दोबारा ऑन करते नज़र आ रहे हैं ये सारे लोग। इसमें एहतशाम जवेद देखें, इसमें ये चौधरी इशफाक देख लें, हमें मलिक उमर फरूक वाले हल्के में भी ये नज़र आया, बल्कि बेशतर हल्कों में सब कुछ यही नज़र आ रहा है। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग थे, चौधरी अली अख्तर खानदान वाहिद है जो नून लीग के साथ सपोर्ट करना है, वरना सारे घुटने उधर को टेक रहे हैं। तो फिर वो बुरे कैसे थे? आप तो खुद आज बुरों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी मुनाफिकाना एक क्वेश्चन मार्क बना दिया सबने। बिलाल, एक प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, जमातें जब आपको नज़रअंदाज करती हैं तो आप तो खड़े होते हैं जमात के साथ। अब फिर एक ऐसा वाक़या 9 मई का हुआ जिसकी मजम्मत अगर उन्होंने की तो दुरुस्त तौर पे की, क्योंकि वो एक बड़ा ही एक पाकिस्तान की तारीख का एक बदनुमा दाग है सियासत पे कि आप हमारे अस्करी अदारों पे इस तरह चढ़ दौड़े। और वजह क्या है जी कि हमारे लीडर को पकड़ा क्यों? वो तारीख में पहला बंदा को पकड़ा गया सारी दुनिया में। कानून की हुक्मरानी की आप बात करते हैं, आप पे एक इल्ज़ाम है, आप बेगुनाह हैं तो अदालत से क्लियर हो जाएंगे। ये क्या बात हुई कि आप अस्करी अदारों पे ऐसे कुछ बार वाक़यात हुए कि मतलब मैं आज तक सर पकड़ के बैठा हूँ, यार इन लोगों को हो क्या गया। 2 दिन पहले केपीके में यही हुआ है, सैकड़ों गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। मतलब ये तशद्दुद का जो एलिमेंट आ गया, उसकी मजम्मत कोई ना करे तो कैसे हो सकता है? अगर चौधरी इशफाक ने उस वाक़े की मजम्मत की है तो बिल्कुल दुरुस्त अच्छा किया, लेकिन जो वो PTI के कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह उनकी मकामी धड़ेबंदी है। वो उनकी जुनैद अनवार फैमिली से नहीं बनती, वो उनके पुराने हरीफ हैं, पुराने हरीफ हैं, बहुत अरसे से उनके मुकाबला उनके साथ होता रहा है, तो वो उधर नहीं जा सकते। अब समझ लें कि पार्टी की मोहब्बत में तो शायद नहीं, लेकिन सर क्या स्पेस तो नहीं बनाई जा रही? क्योंकि मैं बहुत सारे उम्मीदवारों से पूछा तो उन्होंने बाकायदा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनसे मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा हमने पार्टी तो नहीं छोड़ी। मैं कहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कहते वो तो सब ने की है। यानी कि वो सिर्फ दिखावे की फिर चीज़ थी, फिर सियासत के अंदर फिर पार्टी को भी दगाबाजी है। और उधर से कायद तो बानी PTI तो कह चुके हैं कि किसी के लिए कोई स्पेस नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह भी ऐलान करके छोड़ के गया। देखिए, बानी PTI जो है, अब प्रॉब्लम ये है कि वो जहाँ जहाँ उनकी सुई अड़ जाती। अब प्रॉब्लम ये कि देखिए, आपने अच्छी खासी पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो लोग भी इनको छोड़ के गए हैं, मैं पूरे दावे से कहता हूँ वो सब इनके साथ मुखलिस थे। बिल्कुल सही। वो जो 270 के करीब साबिक MNA MPA छोड़ के गए, जिनमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे,
वो सारे लॉयल थे इनसे, पार्टी से वफादार थे, पार्टी के सरगर्म लोग थे। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपके जहन में एक बात आई कि बस चढ़ दौड़ो, मार दो, लड़ जाओ। क्यों भाई? तो वो सारे के सारों का मुस्तकबिल भी बर्बाद कर दिया आपने, और फिर आप कहते हैं कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये उनका अपना गलत फैसला है। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल घरानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये लोग बेचारे किधर जाएं फिर, क्या करें? वो तो कह देते हैं जी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको नहीं मिला। इसका मतलब आप वहां खड़े हैं, आप दोबारा आपको मौका मिले फिर यही काम करेंगे। तो ये इस तरह नहीं चलता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। नामुमकिनात में से मुमकिनात का रास्ता निकाला जाता है। ये नहीं आप फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं। आप ये जमहूरियत बेसिकली डायलॉग का नाम है, बातचीत का नाम है, गुफ्तगू का नाम है, कुछ लोग कुछ दो का नाम है, डिस्कशन है, डिबेट है, इख्तलाफ राय का नाम है। ये नहीं है कि बस आप वो बिल्कुल एक नौजवान एंग्री यंग मैन वाला रवैया हो आपका। तो ये इस वजह से अगर चौधरी इशफाक या और बेशुमार सैकड़ों लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत वक्त दिया, मेहनत की, अब आप उनको आके यूं नज़रअंदाज करें तो फिर मतलब आप क्या समझें? एक शख्स फर्द वाहद सारे फैसले करेगा। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही कि वेल्थ और बहुत टाइम उन्होंने दिया, अपना बहुत कुछ खर्च किया और अपना वक्त जो सबसे कीमती चीज़ है वो लगा के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके आज जमात को यहाँ पहुँचाया। अगर वो जमात को कहीं ठीक करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी बात तस्लीम भी करनी चाहिए। एक ऐसा वाकया जिसको कोई भी किसी तौर भी जायज़ या उसके हक में एक जुमला भी बोलना मेरे ख्याल में वो अकल से आ रही चीज़ होगी। मैं मुबशर से नकवी की तरफ बढ़ूंगा। PP 121 है, अमजद जावेद है पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, सईद अहमद सईदी हैं साबिक MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, जबकि जुल्फ़िकार अली नासिर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। कौन कैसा लग रहा है? अमजद अली जावेद साहब साबिक MP हैं फिलहाल भाई जी, और उन्होंने अपने टेनोर में यहाँ पे रिकॉर्ड काम करवाए हैं। तो हल्के में जब विजिट किया तो लोगों का ये कहना था कि जो लास्ट नंबर गुजरा है उसमें टोबा टेक्सिंग के शहरी हल्के को नज़रअंदाज किया गया सईद अहमद सईदी की तरफ से, उनकी तरफ से, कि प्रॉपर इस तरह काम नहीं सके। तो सरवर साहब तो इनको काफ़ी फंड देते रहे। वैसे इनके साथ इफ्तार तो हम ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत टोबा को न्यू बना रहे हैं कुछ। हाँ, लेकिन उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी थे, स्कूल से उसमें हेल्थ के सेक्टर में काम होता वो नहीं हो सका, जिस पर लोगों को एक बड़ा उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं इस अमजद अली जावेद को। अमजद अली जावेद की कंपेन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। दूसरी जानिब जो सैयद साहब हैं वो हल्के में मौजूद नहीं है। अच्छा, वो हल्के भी नहीं है, और अभी वो पिछले 4-5 दिन से टोबा टेक्सिंग में आए हैं, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं छुप के। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो अमजद अली जावेद की है। और इस तरह यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो एक अच्छी चीज़ देखने में आई है कि अपने उन्होंने कारकुन पर एतमाद का इज़हार किया। एक स्टाम फरोश हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो MP के उम्मीदवार हैं PP 121 से। जुल्फ़िकार अली नासिर, हाँ, यानी कि वो अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं उन्होंने, हाँ, उसमें वो अपने वो भी उनका भी दावा भी है और पीपल पार्टी का वोट टोबा टेक्सिंग में मौजूद भी है। ओके, क्योंकि नीलम जबार हैं जी, उनका भी एक धड़ा वहाँ पे है, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन वो विनिंग पोजीशन में तो शायद नहीं होंगे, लेकिन अच्छा वोट वो भी लेके जाएंगे। अमजद अली जावेद को मैं टोबा टेक्सिंग PP 121 में स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। अमजद जावेद, सईद अहमद सईदी, जुल्फ़िकार अली नासिर, जमातें टोबा टेक्सिंग को आप बड़ी देर से इस पूरे डिवीज़न को देख भी रहे हैं, अरसा 15-20 साल से ज़ायद के हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसकी अहमियत क्या है? और ख़ास तौर पे इधर हुक्मरानियत अगर नून लीग की रही है तो पिछले दौर में PTI ने वो जो एक किला था उसे उसके अंदर नकब लगाया है, तो अब आपको लगता है वो दीवार दोबारा पाकिस्तान नून बनाकर अपना हसार मजबूत कर पाएगी? देखिए, टोबा टेक्सिंग की जब बात होती है तो वैसे ही एक बड़ा खूबसूरत एहसास दिल में जागजी हो जाता है। इस पे मंटो ने अफसाना भी लिखा था गालबन टोबा टेक्सिंग, और इस पे कुदरतुल्लाह शहाब ने भी बड़े दिलचस्प वाक़यात, जब DC रहे थे वो जंग के थे गालबन। तो इस खत्ते में ग़ियासुद्दीन जांबाज जब वो सोशलिस्ट थे, लेफ्ट के आदमी थे, तो बड़ी किसान कॉन्फ्रेंसें बड़ी होती थी, किसान मेले होते थे। टोबा टेक्सिंग बहुत ज़बरदस्त तहसील है। इसमें देखें गोजरा उसकी एक अहमियत है, आलमी सतह पे शोहरत है उसकी मुख्तलिफ मैदानों में। इसी तरह कमालिया का, उसकी भी आप कमालिया का खद्दर, कमालिया का पॉलिटिक्स, खालिद अहमद खान खरल फैमिली बहुत अरसा पॉलिटिक्स में, और गोजरा जो है उसमें से वड़ाइज फैमिली और M हमज़ा कौमी सियासत में रहे। टोबा सिटी से चौधरी इशफाक रहे, फिर जुनैद अनवार आते, लेकिन चौधरी इशफाक फैमिली कारोबारी फैमिली भी और सियासी फैमिली भी। तो इसकी तीनों तहसीलों में यानी इनकी अपनी एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की अहमियत है। तो इस लिहाज से टोबा का सियासी मंजरनामा जो होता है
उसमें तीनों जगह पे मुख्तलिफ किस्म के इसकी डायनामिक्स जो हैं डिफरेंट हैं। गोजरा की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ एक ख़ास फैमिली और उनके अपोनेंट हैं। कमालिया में खालिद खरल बहुत अरसा तक रहे और फिर उनके अब वो रियाज फतेहाना आ गए। तो इधर टोबा टेक्स में सिटी में चौधरी इशफाक और जुनैद अनवार फैमिली, इनसे पहले वो अब्दुस्तार थे या असदुर रहमान, अगर वो अगले हल्के में जो कमालिया वाले में। तो कौमी सियासत में इनका बहुत भरपूर रोल रहा है। तो इसमें जो अमजद अली जावेद की बात कर रहे हैं, सूबाई हल्के की बात हो रही, तो मुझे इस बात से इत्तफाक है कि मुबशर नकवी कह रहे हैं जो कि इनको इस वक्त बज़ाहिर हमें दूसरे उम्मीदवारों पर बरतरी नजर आ रही। मैं आगे शॉर्टली फिर साथ ही मूव कर जाऊंगा। PP 122 मुबशर भाई, मैं आपके सामने नाज़रीन नाम रख दूं। अयूब गादी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, खावर गादी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता, जबकि मज़हर इकबाल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ जिम्मेदान के अंदर है। क्या देखते हैं कौन कितना मजबूत है और इस वक्त कौन किसको टफ टाइम दे रहा है? खावर शेर गादी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता है जी, और इधर भी सूरत हाल वही है कि वहाँ पर भी जो रमज़ान परवेज़ साहब इनका इंतकाल हुआ उसके बाद उनको भी स्पेस मिली है वहाँ पे कि वो सारा वोट डेफिनेटली उनकी तरफ जाएगा, जो खावर गादी साहब की तरफ उनकी तरफ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अयूब गादी साहब हैं वो भी गादी फैमिली से हैं, दोनों गादी फैमिली के हैं। तो अयूब गादी साहब का अपने हल्के में काम बहुत है। यहाँ गादी काफ़ी बरादरी काफ़ी तादाद में जो है वो गादी बरादरी है। रजाना और सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वो इसी PP में आते हैं। और क्या इसमें कोई तगड़ा तीसरा आज़ाद उम्मीदवार जब पीपल्स पार्टी का इतना मजबूत है कि फ़ायदा उठा सके? नहीं, यहाँ पे दोनों का ही होगा। और यहाँ पर जो अयूब गादी साहब हैं वो सबका MPA भी रह चुके हैं, वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अयूब गादी को आप वोट दे उनको मैं बेहतर समझ रहा हूँ वहाँ पे कि वो उनका अपना वोट बैंक भी है हल्के में, काफ़ी से मौजूद भी है। सफर डोगर साहब भी उनके बारे में काफ़ी बेहतर जानते हैं कि वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। खावर शेर गादी जो है वो यंग भी हैं, उनका हल्के में काम तो मौजूद है। अगर वो PTI का उनको एज मिलता है तो उससे वो फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज अयूब गादी हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि बेसिकली ऐसे लोग अयूब गादी के जैसे लोग जानते हैं, ये लोग हल्कों के अंदर बड़े मौजूद होते हैं। फैसलाबाद के भी कुछ MPs ऐसे हैं जो असेंबली के इजलास छोड़ सकते हैं लेकिन अपने हल्के की खुशी गमी और जो मामला हैं उसको ज़रूर निपटाते हैं, जिस बिना के ऊपर आवाम ये कहती है कि यार जिस मर्जी जमात से, लेकिन ये हमारे दरमियान रहता है और अवामी नुमाइंदा है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल 100% से इत्तफाक करता हूँ आपकी बात से भी और मुबशर नकवी की भी। जो अवाम में रहते हैं, अवाम के काम करते हैं, अवाम के दुख दर्द में शरीक होते हैं, मुमकिन नहीं कि अवाम उनको भुला दें। जब नज़रअंदाज उनको किया जाता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात जो होती हैं, उनमें बुनियादी वजह यह भी होती है कि जब आप किसी का काम नहीं करते, जब घर में होते हैं और कहते हैं कि वो घर पे नहीं हैं, तो फिर इस तरह के मसाइल आते हैं कि आपको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ अयूब गादी जो है मेरे नज़दीक वो मजबूत है। मैं यहीं से फिर से आगाज़ करूँगा। अयूब गादी को वोट जो है दोनों मिल गए। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है, ऊपर कोई जीत रहा है, नीचे कोई और मजबूत जा रहा है। लेकिन अगला हल्का NA 107 है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक आप ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो NA 107 डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। NA 107 की बात हो रही है। उम्मीदवार आपके सामने रख दूं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से चौधरी असदुर रहमान जो है मैदान के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता रियाज फतेहाना मैदान के अंदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अजहर हसन शाह जो हैं वो मैदान के अंदर है। मुबशर भाई, बहुत कमालिया का अहम हल्का है और गोजरा, टोबा और अब हम कमालिया पहुँच गए हैं। क्या देखते हैं कौन कितना ताकत का इजहार इस वक्त कर रहा है? लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, रियाज फतेहाना साहब खुद PTI की तरफ से हैं हमारी याफ्ता, नीचे उनकी अहलिया भी पाकिस्तान तरीके से की हमारी याफ्ता हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो IPP के हक में तानले वाला में वहाँ दस्तबरदार हो गए हैं। ये सियासत है और ये सियासतदान ही समझ सकते हैं ऐसी जो चालें हैं वो कैसे चलते हैं। आप क्या कहेंगे? बड़ा अहम हल्का है टोबा टेक्सिंग का, अगर कहें तो सबसे अहम हल्का इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़े नाम इसमें हैं। अफजल रहमान जो है उनको हम बड़ा एक नाम है और उनकी अच्छी चीज़ जो है देखने में आई है कि वो हल्के में जितना वो एक्टिव है ना जी, तो अवामी, बहुत अवामी है कि वो अगर तो DC ऑफिस में भी आए तो DC ऑफिस में भी अगर उनको बैठना पड़ना है सारा दिन तो बैठ सकते हैं वो। तो इनके वो पब्लिक के लोगों के लिए, अपने लोगों के काम के लिए ये चीज़ जो है वो उनको हमेशा मुनफिर रखा है उसने कि वो लोगों के अंदर मौजूद है खुशी गमी में। और टोबा टेक्सिंग है झंग वो यहाँ पे ख़ास ट्रेंड है कि खुशी गमी में तो शरीक होना लाजमी समझते हैं, इतने सियासी लोग हैं। और ये अच्छी चीज़ भी है कि लोगों के साथ अपने लोग भूलते नहीं, लोग काम भूल जाते हैं, इसको नहीं लोग भूलते, खुशी भी भूल जाते हैं, गमी नहीं कोई भूलता। तो अफजल रहमान साहब इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं
हल्के में मौजूद थे, उन्होंने काम भी करवाए और उनके मुकाबले में फताना साहब जो है वो सबका MNA भी रह चुके हैं, तो अब वो भी हल्के में गायब हैं, प्रॉपर वो कंपेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अजहर रहमान साहब तो पिछले 5 साल से ही कंपेन अपनी कर रहे हैं, वो लोगों के अंदर मौजूद हैं। अजहर रहमान को वोट आपका? अजहर रहमान को समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं, आप इनसे वैसे ही बहुत बाखबर हैं, आपके ताल्लुकात इन सबसे बड़े अच्छे रवाबित भी हैं, कैसे देखते हैं कौन कितना मजबूत है? और एक ज़रा तानिया वाला में जो इन्होंने किया उस पर डाल दें कि सियासत ही है या ये हर तरफ ही हाथ चल सकते हैं? ये तो एक निशानदेही भी है कि दूसरी तरफ से अगर जीत भी जाते हैं आज़ाद हैसियत से तो फिर तो रास्ते भी हमवार हो चुके हैं। बिलाल, ये चौधरी असदुर रहमान फैमिली जो है ये सारे भाई बड़े एक्टिव रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में, जहाँ जहाँ भी रहे इन्होंने नाम पैदा किया। इनके भाई थे खलील रहमान रमदे, बहुत बड़ा नाम, हाई कोर्ट के जज थे और ये ख़ुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं चौधरी असदुर रहमान कई दफ़ा। और इसके साथ साथ जो इनके एक भाई चौधरी फ़ारूक थे वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। तो अब उनके जो चौधरी खलील रहमान रमदे के साहबजादे मुस्तफ़ा रमदे जो हैं वो भी अटारनी जनरल रहे हैं। मुबशर ऐसे ही है ना जी, अटारनी जनरल रहे हैं नून लीग के तौर पर। तो ये वहाँ की बहुत बाअसर फैमिली है और सारे पढ़े लिखे ज़बरदस्त, एक आराइम बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन मतलब वो तो वैसे ही आपको पता बड़े ज़हीन लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं। और फिर जैसे हमें मुबशर ने बताया कि एरोगेंस नहीं है, डाउन टू अर्थ एंड अवामी हल्के से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है, जिस तरह की बहुत अगली हद तक जाके क़यादत की खुशामद की जाती है वो बहुत बुरा लगता है। इनके हवाले से गालिब ने एक क्लिप आया था कि जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को वोट देना पता नहीं हज करने के बराबर, इस तरह का, या कोई पता नहीं क्या मुबशर जन्नत में जाने के बराबर, जन्नत में जाने के बराबर, जन्नत में आई डोंट नो, मैं एग्जैक्ट नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं, तो फिर को डैमेज ना हो। जमातें पर्ची देकर कहती थी आपने इस पे मोहर लगा दी तो ये नबी पास में देखनी है, ये तो मजहबी कार्ड बहुत बात नहीं आता मजहबी टच देने से। हर कोई जिसको मौका मिलता है वो कोई हज करने का इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान तरीके साहब ने बहुत खेला है और शायद वो ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर करारदादें यूरोपियन पार्लियामेंट में 2016-2014 में पास हो चुकी थी, लेकिन वो समझते कि हम हाईलाइट करते हैं, पता नहीं क्या बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ये भी मुझे इस चीज़ से बड़ा शदीद इख्तलाफ होता है कि यार ये आप लोग इसको एक पता नहीं क्यों एक मजहबी मसला बना देते हैं बहुत बड़ा। पता नहीं जन्नत में जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, कोई कहता है हज करने का सवाब जितना सवाब मिलेगा, कोई कहता है कि अल्लाह आपसे पूछेगा अगर मुझे वोट ना दिया तो खुद जाना या नहीं जाना ये पता नहीं। के लिए दिस इज जस्ट अ पॉलिटिक्स। ओके, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए अपनी खिदमात गिनवाएं, आपने जो अपने किरदार की बात करें, आपका हल्के के लिए काम क्या है, कौम के लिए काम क्या है उसकी बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उठ के मज़हब का सहारा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में मज़हब को सियासत के लिए बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया और लोगों को जज्बाती किया गया। तो इसलिए मैं इस एक एक्ट जो उन्होंने किया मुझे वो पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको अपनी खिदमात के, उनकी खिदमात भी काफ़ी हैं, काम भी बड़ा किया है, उसको लेके उनको चाहिए हल्के के अवाम के पास जाएं। तो ये बात दुरुस्त है, चौधरी असदुर रहमान फैमिली बहुत मजबूत है वहाँ की, लेकिन रियाज फतेहाना भी बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मजबूत हैं, यंग हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, इसलिए उनको भी ये एज हासिल होता है कि वो भी काम करवाने में कभी पीछे नहीं रहते। नौजवानों के काम, इनका ये मंजूर वट्टू के दौर में कभी पंजाब में ये वज़ीर तालीम भी रहे हैं ना, तो ये बेसिकली उनके साथ जुड़े होते थे। तो इसलिए अभी इसको कहूँगा कि बड़ा यहाँ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ये डोगर साहब ने उसी हल्कों में डाला जहाँ वो कह रहे हैं कि अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा और यहाँ मज़े का मुकाबला होगा और देखने के लिए आवाम जो है वो उसका फैसला 24 घंटे भी नहीं रह गए उसके अंदर कर देगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। PP 123 है, टाइम कम है, ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। फरीद अब्बास हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नाजिया रहील गुज्जर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से, आशफा रियाज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता, इकबाल गुज्जर इंडिपेंडेंट है। और यहाँ इकबाल गुज्जर जो है वो चौधरी असदुर रहमान के साथ चलते नजर आए, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऊपर भी बड़ी धूमें इनकी नज़र आ रही हैं इस मैच की। और गुज्जर यहाँ भी हो गया, लेकिन अब्दुर्रहमान हमारे साथ गुज्जर नहीं बैठे, वरना ये अच्छा एक टाकरा हो जाना था। मुबशर, आप किसको फेवरेट करा दे रहे हैं? बिलाल भाई, ये शाहिद गुज्जर है, शाहिद गुज्जर है और इनको सपोर्ट हासिल है असदुर रहमान। हाँ जी, असदुर रहमान जो ग्रुप है उनकी सपोर्ट हासिल है। इधर भी इशू चला है गोजरे वाला
कि इधर भी ख्वाहिश थी कि अज़दुर्रहमान साहब की कि इनको टिकट मिलता शायद गुजरों को, लेकिन वहाँ टिकट मिला नाज़िया रहील गुजर को, मुस्लिम लीग नून का। अब इधर भी वोट डिवाइड होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो शाहिद इकबाल गुजर साहब हैं उनका हल्के में वर्क बहुत है, लोग उनको लाइक करते हैं। यहाँ पे अगर नाज़िया रहील की बात की तो उनसे बेहतर पोजीशन इनकी है। और यानी कि इनका मुकाबला किसके साथ है? इनका मुकाबला आशफा रियाज के साथ। दोनों में से आप किसको फेवरेट दे रहे हैं? शाहिद गुजर। यानी कि आपके प्रेडिक्शन यही है कि शायद गुजर यहाँ पर जो है वो सीट निकालते हैं, क्योंकि जिस तरह ये मोमेंटम नजर आ रहा है, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मतलब हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंट मूव्स के साथ वो नजर आ रहे हैं। अज़दुर्रहमान ग्रुप पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट नाज़िया रहील को नहीं जा रही, उनका वोट बैंक तो वहाँ मौजूद है ना। तो यहाँ पे शाहिद इकबाल गुजर जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं और आशफा रियाज सिंह का मुकाबला हो, लेकिन सीट भी निकलती उनकी यहाँ नज़र आ रही है। सर, ये टाइम यहाँ कम है, आप कैसे देखते हैं? फरीद अब्बास है, नाज़िया रहील गुजर है, शाहिद इकबाल गुजर है और आशफा रियाज है। आशफा रियाज का भी काफ़ी काम है, उसका हस्बैंड का, उनकी मिसेज है रियाज, ये खुद भी सूबाई वज़ीर रही है, खुद सूबाई वज़ीर रही हैं, लेकिन शाहिद इकबाल गुजर जो हैं ये बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं। और नाज़िया रहील मेरे ख्याल वो इनका वोट बैंक तकसीम हो गया जी, तो ये प्रॉब्लम आएगी इनको। तो शाहिद इकबाल गुजर बेनिफिशियरी रहेंगे इस बार। और अगर साइलेंट वोटर ऊपर आ जाता है फिर तो आशफा रियाज को उसका फायदा एडवांटेज उठाएंगे। अगर ऊपर देखें, अगर वो दोनों मियाँ बीवी है, उनका इकट्ठा ही साथ उनका इकट्ठा वोट है, एग्जैक्टली, तो वो कल इसका होगा फैसला। लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन नज़र आ रही है, जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, तो इनका काफ़ी वर्क है और काफ़ी पेनिट्रेशन की कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चली है शाहिद इकबाल गुजर की। और इसीलिए जब आप ज़बरदस्त कैंपेन कर लेते हैं, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है पब्लिक की तरफ से, तो एक हवास ही बन जाती है, लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये उस तरफ माइंड बन जाते हैं, राग़ब हो जाते हैं। तो उसमें जो बाकी उम्मीदवारों की निस्बत कुछ बरतरी है हासिल है, वो शाहिद इकबाल को। PP 124 कुतुब अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, सोनिया रजा शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, जबकि इंडिपेंडेंट अब्दुल लतीफ गुज्जर जो है मैदान के अंदर हैं। मुबशर भाई, कौन यहाँ बेहतर जा रहा है? कुतुब अली शाह को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका लोग थे उन्होंने बड़ी सपोर्ट का ऐलान किया है। ओके, उसमें साबिक ओलंपियन थे राना शफीक खान, जो खुद भी उम्मीदवार थे माजी में, इसी PP से MP के उम्मीदवार, उन्होंने अपने पूरे जो है वो उनका एक ग्रोथ था, उनके साथ वो इसमें शामिल हुए हैं। एक बड़ा वोट बैंक उनका है, राना शफीक खान का भी। तो इसके बाद भी इनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो रही है और PTI के बहुत से जो हैं धड़े हैं वो उनके साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, सोनिया रजा शाह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जब वो कैंपेन करने गई तो लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया कि आपने करके क्या दिया, आप तो यहाँ मिली नहीं है। लोग बाकायदा उस वीडियो के अंदर उन्होंने कह दी मैं आपकी धी हूँ, वो कहते नहीं आपने किया क्या। लोग क्वेश्चन करते हैं, जो आगाही वो जमात कहती है हमने अवाम को दी है, उसी आगाही में वो खुद वो फंसी नजर आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, उधर लोग मुतमिन नहीं है, सेटिस्फाई उनसे नहीं है, क्योंकि कुतुब अली शाह को ये भी आ जाए कि इनकी गद्दी भी है, इनकी पीरी मुरीदी भी है, वो वोट भी बैंक के साथ है, प्लस जो PTI के लोग जो थे वो उनके साथ शामिल हुए, उससे इनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम हुई है और उसके मुकाबले में सोनिया थोड़ा सा डाउन नजर आ रही है। सो जी, आखिर पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी था, आपने कुछ इस पर भी तबसरा करना है? दूसरा, इस हल्के को जरा वाइंड अप कर दें। इस हल्के में मुबशर नकवी का तजिया 100% दुरुस्त है। जिन लोगों ने अवाम के काम नहीं किए या अवाम से गायब रहे, अवाम पूछेगी तो सही, डेफिनेटली। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप गायब भी रहें या काम ना करें और फिर दोबारा हमसे वोट मांगने के लिए पहुंच जाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो पोजीशन है, अभी हम जो बात कर रहे थे, मुबशर क्या नाम था, मैं वो कुतुब अली शाह और सोनिया रजा शाह, इनकी बड़ी ज़बरदस्त इनकी है गद्दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी इनके जी किसी न किसी इनका कोई ताल्लुक है, बड़ा करीबी ताल्लुक है बड़ा। तो इनकी पीरी मुरीदी भी है और इनकी फॉलोइंग भी काफ़ी है वहाँ, तो इनकी भी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, बेहतर इनकी हम बात कर रहे हैं जी जी। तो ये इस हल्के में अगरचे मुकाबला तो होगा काफ़ी टफ, मैं अपना वोट वैसे महफूज रखूँगा, अब मैं हातमी राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। आप यानी कि इसको एक अच्छा मुकाबला तस्वर करें कि हो सकता है यहाँ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि खातून होने के नाते वो जो बेनिफिट मिलता है ना। जी डेफिनेटली। और हमारे यहाँ वही जो धी जब चली जाती है फिर धी होती है, और वो धी खुद खड़ी हो तो वो खुद दरवाजे पे जाए। अब तो हमें बहुत सारे उम्मीदवार जैसे डॉक्टर निसार जट की बेटी जो है वो कंपेन कर रही है डोर टू डोर। ये मूव्स जो है ये बड़े डिफरेंट है सर। आप चौधरी आबिद शेर अली की बेटी बाहर निकली है, तो ये अच्छी बात है ना कि पब्लिक में हमने घरों में बंद करके बच्चों को बराबर के इंसान है और सियासी थोड़ी सी उनकी परवरिश भी चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी तो फिर हम सही तौर पे कौमी सियासत में जब वो इन्वॉल्व होंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, उसको
सपोर्ट करेंगे अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को। तो ये जो सेग्रीगेशन है कि बिल्कुल मेल फीमेल की बहुत ज़्यादा हद से बढ़ी हुई, इसका अदरवाइज एकदम रिएक्शन आप देखते हैं तो फिर वो एकदम वो हद से ज़्यादा खराबी की तरफ जाता है। बिल्कुल सही। जब नॉर्मल लाइफ हो, उनको भी इंसान समझा जाए, तो फिर एहतराम का जज्बा भी बढ़ जाता है, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, वो मिक्स होता है। बाद लोगों ने तो सारी ज़िंदगी बेचारे इसी ख्वाहिश में पता नहीं शायद उनकी गुजर जाती हो कि किसी खातून को देखा हो, उनके साथ बात की हो, उनके साथ डिस्कशन की हो। इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन है। तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल सोसाइटी की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, जिसमें मर्द और ख़वातीन बराबर हिस्सा लें मुख्तलिफ मामलात में। तो ये जो पॉलिटिक्स में हुआ है और जो इस हल्के में भी ख़वातीन हैं और जो मुख्तलिफ हल्कों में ख़वातीन अपने मर्दों के शाना बशाना जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त आएगा और ये सोसाइटी में एक बहुत खूबसूरत चेंज है। आप देखें जमात इस्लामी कितना पर्दा मजहबी हर चीज़ वो सारा वो, लेकिन वो भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो थी फैसलाबाद में जो जलसे हुए, वो जमात इस्लामी के जलसे में ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो ये खुशाइन बात है और इस हल्के में ख़वातीन उम्मीदवार हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना वोट इस हल्के में किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुकाबला यहाँ नज़र आ रहा है टफ। यहाँ टफ मुकाबला है। हालात वाक़यात अगर देखें तो हमने 3 कौमी असम्बली के 6 सूबाई असम्बली के हल्के डिस्कस किए। यहाँ सिर्फ 2 हल्के ऐसे हैं जो पेंडिंग रहे, लेकिन हमने NA 105, NA 106, NA 107, PP 119, 120, 121, 122, 123, 124 डिस्कस किए। टोबा टैक्स में हमारा मुकम्मल हुआ। कौन कितना तगड़ा है, 24 घंटे भी नहीं रह गए। कल को वो कहते हैं पंजाबी में पेड़ पे आ गया, जोड़ जुड़ चुका है। अब मुकाबला तो मैदान सजा हुआ है। अब जिसने अपना जोर लगाना है वो आधा इलेक्शन कल को है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बिलाल डोगर हमारे एंकर बता रहे थे कि किस तरीके से जंग की टोबा टेक्सिंग की किस हल्के में किसकी क्या पोजीशन है, कौन कितना मजबूत है, कौन किस वजह से कितना कमज़ोर है। उनका साथ दे रहे थे मुबशर नकवी, ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग। अब हम डिस्कस करेंगे ज़िला झंग को। ज़िला झंग एक तारीख़ी शहर है, एक तारीख़ी ज़िला है, बहुत ही पुराना ज़िला। 1849 में गालिबन इसका क़याम अमल में आया था। ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको ज़िला का दर्जा दिया गया था और बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। वक्त के साथ साथ इसकी हदूद इतनी कम हो गई हैं कि अब ये एक निस्बतन छोटा ज़िला रह गया है। कभी फैसलाबाद इसका हिस्सा हुआ करता था, इसकी तहसील था, और टोबा टेक्सिंग भी इसका हिस्सा था। ज़िला चिन्योट जो है वो भी इसका हिस्सा था और ये इसकी हदूद जो है वो खानका डोगरा तक जाती थी। पंजाब का बहुत ही बड़ा ज़िला था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुकड़ता गया। इसमें से कई ज़िले निकलते गए। फैसलाबाद ज़िला इसी में से निकला, टोबा टेक्सिंग, चिन्योट भी, और अब फैसलाबाद ज़्यादा आगे निकल गया, तरक्की कर गया और फैसलाबाद डिवीज़न का एक ज़िला है, ज़िला झंग। तो ज़िला झंग की इस वक्त कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। इसमें NA 108 है, NA 109 और NA 110। NA 108 में इससे हम आगाज़ करते हैं। ये शाह जीवना और 18 हज़ारी के इलाकों पर मुश्तमिल है। सैयद मखदूम फैसल साले हयात यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ये हाल ही में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह वगैरह वहाँ गए थे और जाके मखदूम फैसल साले हयात को पार्टी में शामिल किया था। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि मखदूम फैसल साले हयात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, वरना ये पहले बहुत अरसा तक कई दहाइयों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये पैट्रियाट ग्रुप बना, जो हुकूमत बनाने के लिए जब पीपल्स पार्टी को तोड़ना ज़रूरी हो गया तो फैसल साले हयात समेत कोई 18 के लगभग अरकान असम्बली को तोड़ा गया पीपल्स पार्टी के, जिनमें फैसल साले हयात नुमाया थे। उस वक्त ये पैट्रियाट हो गए, फिर ये काफ लीग में शामिल हो गए और उसके बाद अब फिर एक बार उनको मना लिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी झंग गए और उनको पार्टी में शामिल किया, लेकिन
फिर भी वो पहले की तरह एक्टिव ना रहे और अब उन्होंने पार्टी चेंज की है और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। उनका मुकाबला है साहबजादा महबूब सुल्तान से। साहब ये भी MNA रहे हैं यहाँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदर अली शाह ये भी मैदान में हैं। ख़ास तौर पे सैयद फैसल सालेह हयात और साहबजादा महबूब सुल्तान ये मजबूत कैंडिडेट हैं। दोनों में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। इस पे बात हम करेंगे, और हमारे ब्यूरो चीफ पैनल का मैं तारुफ करा दूं। टोबा टेक सिंह के ब्यूरो चीफ मुबशर नकवी भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जंग से ताल्लुक़ रखते हैं। जंग की सियासत पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत ही हमारे एक सीनियर रिपोर्टर जो अब ब्यूरो चीफ जंग हैं, रमज़ान मिर्ज़ा, वो भी जंग की सियासत पे बहुत उनकी ग्रिप है, उनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे सीनियर एंकर बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रमज़ान मिर्ज़ा ब्यूरो चीफ जंग की तरफ जाते हैं, उनसे जानते हैं कि NA 108 में फैसल सालेह हयात की इस वक्त क्या पोजीशन है, और महबूब सुल्तान जो बहुत ही एक बुज़ुर्ग जो हमारे गुज़रे हैं, सुल्तान बाहू, हज़रत सुल्तान बाहू, उन्हीं के गद्दी नशीनों में से हैं। तो ये इनका भी बड़ा असर रसूख है। लेकिन कौन इस वक्त मुकाबले में है, कौन कितना मजबूत है, किसको किस वजह से कितनी बर्तरी हासिल है, ये रमज़ान मिर्ज़ा हमें बताएंगे। मिर्ज़ा साहब कहिएगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, आप क्या कहेंगे? अगर हम ये कहें कि अगर नेक टू नेक मुकाबला जंग में है दो अफराद या दो उम्मीदवारों के दरमियान, तो ये हल्का NA 108 जो है वो इसमें यही हैसियत रखता है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर जो हैं वो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं, जिनके पास शाहजीबना की एक मजबूत गद्दी मौजूद है, और उनका इस हल्के में एक वसी वोट बैंक मौजूद है। तो दूसरी जानिब भी जो है वो गद्दी सजादा नशीन ही हैं, और वो क्लेम करते हैं हज़रत सुल्तान बाहू के उस दरगाह से जो है वो जुड़े हुए हैं, और इस हल्के में वो पहले भी बतौर MNA अपना जो है वो ज़िम्मेदारी अदा कर चुके हैं, और वो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर बड़ा अहम है इस इलाके के अंदर, कि इससे पहले महबूब सुल्तान ने बतौर MNA या बतौर वफाकी वज़ीर इस इलाके के अंदर इस इलाके की तामीर और तरक्की के ऊपर जो है वो किस कदर तवज्जो दी। अगर हम इस हल्के की मजमूई बात करें तो ये हल्का जो है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम है। आप अगर शाहजीबना से 18 हज़ारी जाते हैं तो आपको हल्का 109 से गुजर के इस हल्के में जाना पड़ता है। ज़मीनी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको उन इलाकों के अंदर पहुंचा सकें। तो इनके MNA होने के बावजूद दरिया के मगरबी हिस्से में कोई ऐसा ज़मीनी राब्ता जो है वो उस वक्त बनाया नहीं जा सका। लोगों के बहुत सारे शिकवे हैं महबूब सुल्तान से कि वो हल्के में नहीं आए, और खसूसन जो शाहजीबना के इलाके है, मंडी शाहजीबना का इलाका है, रत्ता मत्ता है, और इसके साथ साथ चुंड भरवाना है, इन इलाकों में वो इलेक्शन जीतने के बाद उस तरह नहीं आए, और अब जबकि वो अपने इस हल्के के अंदर कैंपेन भी नहीं कर रहे, तो इस सूरत हाल में तो हमें सैयद मखदूम फैसल सालेह हयात की जो बर्तरी है वो नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा फैक्टर है कि एंटी नून लीग भी एक फैक्टर मौजूद है। वो तमाम वोट बैंक जो कि पीपल्स पार्टी की हमदर्दियां समेटते हुए वो एक अपने साथ उसको जोड़े हुए थे नून लीग में शमूलियत के बाद, और उस वक्त जबकि 27 दिसंबर है और एक तरफ मोहतरमा की जो है वो बरसी है, और उसी दिन उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज़ कहना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करना, ये लोग भूले नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका शख्सियती वोट इसमें मौजूद है। दूसरी जानब महबूब सुल्तान के पास 18 हज़ारी के और वो जो दरिया के इलाके मौजूद हैं, वहाँ पे उनका ज़ाती वोट बैंक मौजूद है, और वहाँ पर उनसे मोहब्बत करने वाले ज़ायरीन मौजूद हैं, मुरीदैन मौजूद हैं। किसको आप कितना बर्तरी देंगे, किस पर कांटे का मुकाबला है या कुछ थोड़ा मुकाबला है? कोई भरपूर मुकाबला है। और इस हल्के की 2018 की दिलचस्प बात यह है कि मजमूई तौर पर जंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जो है वो मनसूख किए गए, और उसकी तादाद जो है वो 12,700 से भी ज़्यादा थी। मतलब ये है कि एक हल्के में इतना वोट उसको कैंसिल किया जाना, ये बहुत सारी चीज़ें। ये किसके वोट कैंसिल हुए थे ज़्यादा? इसमें तो हम बता नहीं सकते,
और इसके ऊपर डिबेट भी इस एंगल से नहीं हो सकती, लेकिन सिटिंग एमएनए जो हैं वो साहबजादा महबूब सुल्तान। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ 500 वोट की लीड के साथ तकरीबन तो साहबजादा महबूब सुल्तान के फिर हक में यही जाएगा ना, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उनको कामयाब करवाने के लिए इतना वोट किसी का कैंसिल करवाया गया होगा ना? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जीतने वाले के हक में बात जा रही है। थोड़े से अगर वोटों से जीते हैं तो इसका मतलब है कि उनको कामयाब करवाने के लिए वोट ज्यादा कैंसिल हुए होंगे, यही हो सकता है। तो इसका मतलब जो इनका मुखालिफ उम्मीदवार था वो भी काफी मजबूत था, इनकी अपोजिशन में काफी वोट। मुबशर बताइएगा, आप दोनों में से किसको मजबूत देख रहे हैं? सर, ये जो 18 का इलेक्शन, उसमें तो पहले मखदूम साहब विनिंग पोजीशन में जा रहे थे, अचानक ही वो उनका रिजल्ट जो आया वो उसमें लूज़ कर गए। लेकिन यहाँ पर मखदूम फैसल सालहियात और इन दोनों का मुकाबला है। जिस तरह रमज़ान साहब ने कहा है कि एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है, लेकिन अब इस तरह इल्हाक हुआ है मुस्लिम लीग नून का मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो जो टूटा था वो उनको आ भी सकता है मखदूम साहब को। तो इस बारे में कुछ भी कहना कब्ज़ वक्त होगा, लेकिन दोनों में कांटेदार मुकाबला है। और मैं तो समझता हूं दो पीरों के दरमियान मुकाबला है और दोनों की गद्दियां हैं, दोनों के मुरीदान हैं, दोनों की गद्दियां हैं। फैसल सालहियात भी बहुत अरसा सैयदा आबदा हुसैन को शिकस्त देते चले आए, बहुत दफ़ा उनको इतने एक नाकाबिल शिकस्त किस्म का किरदार बन के सामने आए थे। हालांकि नाकाम भी हुए, हारे भी, लेकिन आबदा हुसैन को एक बार अपना हल्का चेंज करना पड़ा था कि मैं शायद जीत नहीं सकती मखदूम फैसल सालहियात से, इतने वो मजबूत उधर थे। लेकिन ये बात कि इस बार थोड़ा सा दो पीरों का मुकाबला पड़ गया है, तो पीरों के मुकाबले में देखना पड़ेगा अभी कौन सा पीर जो है वो कामयाब होगा। लेकिन सर एक पॉइंट बड़ा दिलचस्प है, आप 2 गाड़ियों का टिकट उस वक्त खरीदते हैं जब आपको कन्फ्यूजन हो कि ये गाड़ी मिस हो जाएगी तो मैं दूसरी ले लूँगा। ये हो सकता है सियासी नुक्ता नज़र से ये मखदूम फैसल सालहियात का एक बड़ा फैसला हो और वो समझ रहे हों, उनको कामयाबी हो कि उन्होंने NA 108 का भी टिकट ले लिया और PP 125 का भी टिकट ले लिया। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है, मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन उन्हें हार की तरफ ले जा सकती है। उसकी वजह यह है कि उस हलके के अंदर इस तरह की भी तकसीम हमें नज़र आ रही है कि बड़ा वोट फलां घर को और छोटा वोट फलां घर को। अगर 50,000 बड़ा वोट उन्हें पड़ गया, 50,000 छोटा वोट पड़ गया। बात जारी रहेगी, ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन, मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे अपने सीनियर एंकर बिलाल डोगर से कि वो भी जंग की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, इनपुट लेंगे। लेकिन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़िला झंग के मुख्तलिफ हलके हम डिस्कस कर रहे थे। कौमी असम्बली का हलका NA 108 ज़ेर बहस था। मखदूम फैसल सालहियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, PTI के साहबजादा महबूब सुल्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदर अली शाह मुकाबले में हैं। मुबशर नकवी और रमज़ान मिर्ज़ा ने इस पर हमें बताया कि कौन कितने पानी में है, किसकी क्या पोजीशन है। बिलाल डोगर सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जंग की सियासत के बारे में। NA 108 पर वो क्या कहते हैं। बिलाल, आप भी बताइए ना। सर, जंग के अंदर मजहबी वोट का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। NA 108 में बात करें तो 2 गद्दियों का मुकाबला है, NA 109 में कुछ और है, 110 में सियाज शरीफ वजनी हो जाते हैं। तो ये वीडियोस बनवाई जा रही हैं, बल्कि फैसलाबाद में भी सुंदर शरीफ के पीर को लाया गया, अभी परफानी साहब को वीडियोस बना के दें। यानी कि वोटर जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी काबिलियत पर कोई एतबार नहीं है। वो चाह रहे हैं पीर साहब फूंक मारेंगे तो हम जीतेंगे। अब पीर साहब यहाँ खुद 2 खड़े हो गए पीर। अब देखें इनको, अब पहले तो वैसे जो मुरीदैन होते हैं वो पीरों के इशारे होते हैं, लेकिन यहाँ पीर मुरीदैन के सहारों के ऊपर खड़े हैं कि हमें कौन ये बेड़ी पार लगाता है। लेकिन मेरे वोट फैसल सालहियात के लिए होगा। डिसेंसी है, पर्सनैलिटी वाइज मैं उनको फेवरेबल इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा, सेम आबद शेर अली वाले हल्के में हुआ, 8,000 से ज़्यादा वोट डबल स्टैंप हो चुके या जो भी था, अदालत में हम भी खड़े देख रहे थे जो सूरत हाल चल रही थी। तो फैसल सालहियात इस पर फेवरेबल है क्योंकि किसी भी हल्के में 500 की कौमी असम्बली की जीत ये जीत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बड़े कमज़ोर कैंडिडेट हैं और आपको एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है, जबकि दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी के थे। अब नून लीग की जानिब से हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि वो उनकी जमात ने बस हलफ उठाना है, तो वो एक मेंटल जो कैपेसिटी है लोगों की वो भी असरअंदाज होती है। तो इसमें मेरे ख्याल में फैसल सालहियात ज़्यादा फेवरेबल है। फैसल सालहियात आपके नज़दीक ज़्यादा फेवरेबल है और फेवरेट हैं। एग्जैक्टली।
जल्दी जल्दी हम कौमी असम्बली के हल्का 108 झंग जो श्योरकोट और जो 18,000 शाहजीवना के इलाकों पर मुश्तमिल है, उसका एक पीपी का हल्का है, उसको भी ज़ेर बहस लाते हैं। पीपी 125। रमज़ान मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि मखदूम फैसल साले हयात यहाँ से उम्मीदवार हैं, पीटीआई के गुलाम अहमद गाडी हैं और आज़ाद हैसियत में तैमूर भट्टी, किसे आप कितने नंबर देंगे? तैमूर भट्टी ने साबिक दौरे हुकूमत में इस इलाके में खासे काम करवाए, लेकिन उनका जो है वो समझ लें कि रद्द-ए-अमल भी कुछ हलकों के अंदर मौजूद है। मखदूम फैसल साले हयात, जो कि मैंने इससे पहले बात की कि वो 2 कश्तियों के सवार हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह बात है और ये उनको दोनों सीटों से महरूम कर सकती है ये बात, क्योंकि छोटा वोट, अगर आधे लोग छोटा वोट उन्हें कास्ट कर देंगे, आधे लोग बड़ा वोट कास्ट कर देंगे, तो उनका बहुत दोनों तरफ से वोट बैंक वो नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत अहम फैक्टर है इफ्तिखार बलोच। वो उन्होंने पिछला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया और उनकी साहबजादी ने, और उनका 65,000 वोट था एनए के हल्के में। इसका मतलब है कि इफ्तिखार बलोच, जो कि बलोच फैमिली है और बलोच फैमिली वहाँ पे मौजूद है, वो एक बड़ा वोट बैंक रखती है। अब वो सपोर्ट में आए हुए हैं गुलाम अहमद गाडी के। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये उन्हें बलोच फैमिली का वोट गुलाम अहमद गाडी को चला जाता है, तो ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं विनिंग पोजीशन में हैं। वरना अगर वोट उन्हें नहीं पड़ता तो फिर तैमूर भट्टी जो हैं साबिक सूबाई वज़ीर खेल, वो इसमें मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। ओके, तैमूर भट्टी को और गुलाम अहमद गाडी को आप फैसल साले हयात की निस्बत ज़्यादा मजबूत समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। बहुत इख्तिसार के साथ मुबशर आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा। सर, जो गाडी साहब है बलोच फैमिली से हैं और इस पूरे इलाके में भट्टी, बलोच और सईदों का होल्ड है। इस वक्त जितने भी बलोच हैं वो इफ्तिखार बलोच के साथ हैं और पूरा इस वक्त जो बलोच फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है गाडी साहब को। बड़ा वोट बैंक बलोचों का है, वो तमाम तर गाडी साहब की तरफ आ गए और जो गुलाम अहमद गाडी हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनके विनिंग पोजीशन के। गुलाम अहमद गाडी मजबूत हैं आपके नज़दीक? बिलाल, आप कहिएगा। मखदूम फैसल साले हयात, गुलाम अहमद गाडी, तैमूर भट्टी। कामों से देखा तो तैमूर भट्टी का हक बनता है और लोगों को ओन करना चाहिए। ऐसे शख्स, ऐसे नौजवान जो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोई कसर ना छोड़ें, उसको फेवर होना चाहिए। लेकिन जैसे 2 साहिबान हमारे गुलाम अहमद गाडी का करें, लेकिन अगर लोग कामों पे देखेंगे और नौजवान की मूव देखें, फिर तैमूर भट्टी लेकर जा सकते हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल है यहाँ कोई फैसला देना है किसी एक के लिए। अच्छा, अब हम ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं कर पाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि 3 कौमी असम्बली की सीटें और 7 के लग 6-7 सीटें हैं सूबाई असम्बली की। तो ऐसे में फिर हम कौमी असम्बली के हल्के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करना, तो इख्तिसार के साथ ये प्लीज़ बताते जाइएगा। पीपी 126 है, मेयर असलम भरवाना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के मेयर नवाज भरवाना हैं और इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये महर होता है या महर होता है? मुझे महर है ना, तो हम मेयर तो आमतौर पर आराई बरादरी लिखती ना, तो ये मार असलम भरवाना है जी और मार नवाज भरवाना। पीटीआई की तरफ से मार नवाज भरवाना, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मार असलम भरवाना और असद हयात इंडिपेंडेंट हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत एक लफ्ज़ों में कमेंट करें ताकि हम कौमी असम्बली के हल्के भी ज़ेर बहस ला सकें। यहाँ भी मुकाबला होगा मार असलम भरवाना और मार नवाज भरवाना में, और मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि 13 का इलेक्शन मार असलम भरवाना ने जीता था और जो 18 का और जो ज़िमनी हुआ था वो मार नवाज भरवाना जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा लीड से जीते थे। इस वक्त एक नॉल फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस वक्त मार असलम भरवाना को सपोर्ट कर रही है। अब और मार नवाज भरवाना फील्ड हमें इस वक्त हल्के में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप मार असलम भरवाना आपके नज़दीक बेहतर हैं। मुबशर सर, मैं सेकंड करूंगा और असलम भरवाना विनिंग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिलाल सर, मैंने यहाँ बाई इलेक्शन में सर्वे किया हुआ है, तो नवाज भरवाना साहब बता दूं कि 13 का इलेक्शन मार असलम भरवाना ने जीता था और जो 18 का और जो ज़िमनी हुआ था वो मार नवाज भरवाना जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा लीड से जीते थे। इस वक्त एक नॉल फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस वक्त मार असलम भरवाना को सपोर्ट कर रही है। अब और मार नवाज भरवाना फील्ड हमें इस वक्त हल्के में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप मार असलम भरवाना आपके नज़दीक बेहतर हैं। मुबशर सर, मैं सेकंड करूंगा और असलम भरवाना विनिंग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिलाल सर, मैंने यहाँ बाई इलेक्शन में सर्वे किया हुआ है, तो नवाज भरवाना साहब का वो जैकपॉट लगा था, लेकिन असलम भरवाना फेवरेट है और आई थिंक सो ये विन करेंगे। वो लोग इनको काबिल एहतराम नज़र से देखते हैं। असलम भरवाना मजबूत उम्मीदवार है। आगे चलते हैं। पीपी 131 131 पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं जी फैसल जबुआना और पीटीआई के आजम चेला मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उसमें इसी हल्के में 20,000 से ज़ायद की लीड से आजम चेला जीते थे पीटीआई के टिकट के ऊपर। उनके पास एक प्लस पॉइंट है, फैसल जबुआना हल्के में उनका लेग वर्क बहुत है,
लेकिन इसके साथ साथ एंटी नून लीग एलिमेंट भी इस हलके में मौजूद है और इनका इस हलके में दबदबा भी है और खौफ भी है। लेकिन खौफ की वजह से कौन लेकिन इसमें फैसल जब्बुआना फेवरेट नजर आता है। फैसल जब्बुआना फेवरेट है आपको। झांग के कौमी असम्बली के हल्का NA 108 और उसकी जो PP के हल्के हैं वो ज़ेर बहस थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो NA 109 को डिस्कस करेंगे। झांग सिटी का हल्का है, किसकी क्या पोजीशन है ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 108 डिस्कस किया। झंग का हमने शोर ये 18 हज़ारी और शाहजीबना पे मुश्तमिल था। अब हम डिस्कस करते हैं कौमी असम्बली का हल्का 109। कुल 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं झंग के और 7 सूबाई असम्बली के हैं। आबादी जो है 31 लाख और वोटर्स की तादाद 17,53,000 है। हमारे साथ मौजूद है रमज़ान मिर्ज़ा, उनसे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ झंग के कौमी असम्बली के हल्का NA 109 में 3 फैमिलीज हम देख रहे हैं कि शेख याकूब है PMLN की तरफ से, PTI की तरफ से शेख वकास अकरम है और मौलाना अहमद लुधियानवी साहब हैं राह हक पार्टी के, और PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली हैदर बुखारी। किस बुनियाद पर कितनी बरतरी देंगे आप? इसमें देखना ये होगा कि यहाँ पे वोट बड़ा तकसीम है और सिर्फ 2018 का इलेक्शन आप देख लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सलीम ताहिर गुज्जर ने सिर्फ 9,000 वोट लिए थे इस हलके से। इसका मतलब है कि नून लीग का वोट यहाँ पे मौजूद नहीं, शख्सियती वोट मौजूद है। दूसरी जानब PTI का वोट मौजूद है तो शेख वकास अकरम के नाम पर बहुत सारा वोट जा सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पे राह हक पार्टी से जमात से जुड़े हुए लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और मौलाना अहमद लुधियानवी ने भी यहाँ पर जो है वो 70,000 से ज़ायद वोट जो है वो इस इलाके से लिए थे और उन्होंने इस 2018 में आने वाले नताइज को और उसके पहले 13 में नताइज को चैलेंज भी किया था कि वो विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन नताइज जो हैं वो उनके वोट कास्टिंग के हवाले से नहीं हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला हमें नज़र आ रहा है, किसी के लिए भी जो है वो अपसेट हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इसी में PP 127 को जब हम देखते हैं इसके ज़ियाली हल्के को, तो उसमें भी यही तीनों फैमिली नजर आती है। यही तीनों फैमिली। शेख याकूब उधर कौमी असम्बली का लड़ रहे हैं NA 109 से, तो PP 127 से राशिदा याकूब उनकी अहलिया जो है वो नून लीग की तरफ से MPA के उम्मीदवार हैं। इसी तरह शेख वकास अकरम अगर MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं 109 से PMLN की तरफ से, PTI की तरफ से, उनके हमायत याफ्ता है। तो उनके वालिद जो हैं शेख अकरम वो भी PTI की हमायत से PP 127 में है। मौलाना लुधियानवी जो हैं वो कौमी असम्बली का भी है, सूबाई का। तो साथ साथ ये भी बताते जाइए वोट तकसीम हो सकता है फैमिली वाइज। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा वोट शेख फैमिली को, शेख वकास को अगर कास्ट करेंगे तो छोटा हो सकता है राशिदा याकूब को कास्ट कर दें। जो हैं इसमें जमात के वोट राह हक के, उसमें हो सकता है बड़ा वोट जो है वो लुधियानवी साहब को कास्ट हो और छोटा मसरूर नवाज को भी कास्ट हो। तो यहाँ पे नीचे भी हम देख रहे हैं कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। रिजल्ट जो है वो कुछ भी मसरूर नवाज एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं और हमें ये भी नजर आ रहा है कि इस हल्के में NA 109 और 127 में रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फैमिलीज जो हैं पूरा जोर लगा रही हैं और ये इलेक्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन 126 को अगर हम 128 देखें तो उसमें फिर हमें जो खालिद महमूद सरघाना है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो गजनफर बैस कुरैशी हैं वो PTI से हैं और उन्होंने भी इस वक्त भी हल्के में मौजूद नहीं हैं और वो इलेक्शन जीतने के बाद भी लोगों का ये कहना है कि वो हल्के में नहीं आए। तो वहाँ पर भी हमें नून लीग मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन शहर के हल्के जो हैं छोटे और बड़े में वो भी थोड़ी कंफ्यूजन बाकी। मुबशर इख्तिसार के साथ क्या कहेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 109 और सूबाई के PP 127 और PP 128 के बारे में? सर जो 109 है इसमें कोई अपसेट ही लग रहा है, यानी अनप्रेडिक्टेबल है, बड़ा अजीब सा हुआ है सूरत हाल, क्योंकि तीनों ही अपनी प्रॉपर कंपेन कर रहे हैं, तीनों का हल्के में वोट बैंक भी मौजूद है। इस सवाल से कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा। PP 127 खालिद सरगाना सिटी का राशिदा याकूब है, शेख अकरम है, मसूद नवाज बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मसूद नवाज साहब बहुत उनकी बेहतर पोजीशन जा रही है। और PP 128 खालिद महमूद सरगाना, सर खालिद सरगाना की भी बहुत अच्छी कंपेन हल्के में मौजूद रहे, हालांकि लास्ट टाइम वो MPA नहीं थे, लेकिन उनका भी चांस है कि वो सीट निकाल सकते हैं। बिलाल डोगर से जानते हैं
बिलाल डोगर क्या कहेंगे? शॉर्टली कहूँगा मोहम्मद याकूब शेख और मोहम्मद अहमद लुधियानवी का मुकाबला देख रहा हूँ, वहाँ उन दोनों को प्रेडिक्ट करूँगा, क्योंकि शेख वकास अकरम जैसे वो जिस डगर पे चले हुए हैं वो अपनी रास्ता खुद ही कांटे उनकी सेज बिछा चुके हैं। पीपी 127 वकास अकरम वो भी तो मकबूल हैं, लेकिन वो जिस रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहे हैं उसके हवाले से ठीक है, लेकिन मुकाबले के अंदर तीनों जैसे इन्होंने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए इस हल्के को भी डिस्कस करना कल डिस्कस हो जाएगा। मसरूर नवाज जो है पीपी 127 और 128 से खालिद महमूद सरगाना, दोनों की बात से इत्तेफाक करूँगा, वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, तीनों का इस हल्के में तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है। इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हुआ है, जहाँ की पॉलिटिक्स ज़ेर बहस है, जहाँ की कौमी असम्बली के 2 हल्के और सूबाई असम्बली के हल्के डिस्कस हो चुके हैं, उनके ज़ैली हल्के। अब ब्रेक से वापस आएंगे तो NA 110 की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जंग की सियासत ज़ेर बहस है। जंग के ब्यूरो चीफ रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। NA 110 बाकी रह गया है और उसकी 2 PP के हल्के हैं, PP 129, 130 और 131, यानी 131 को हम डिस्कस कर चुके हैं NA 108 के अंडर। अब हम एक कौमी और 2 सूबाई हल्कों की बात करते हैं। NA 110 में आसफ माविया हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो साबिक MNA थे साहबजादा अमीर सुल्तान, PPP के हैं उमर आफ्ताब, और आज़ाद हैसियत में साइमा अख्तर भरवाना जो हैं साइमा अख्तर भरवाना उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में, साबिक MNA रह चुकी हैं। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे? सर इसमें अमीर सुल्तान को एक प्लस पॉइंट है कि उनका सेक्ट जो है वो अहले सुन्नत है और वो गद्दी भी उनके पास है। आसिफ माविया को ये एक एज हासिल नहीं, लेकिन उनके पास इस बार जो एज है वो नून लीग का टिकट है। इससे पहले अगर हम देखें, उन्होंने 18 में जो है वो 71,000 वोट जो है वो लिया और अमीर सुल्तान जो है वो 91,000 वोट लेकर विनिंग पोजीशन में आए। तो इस वक्त अगर नून लीग का भी वोट उनमें शामिल हो जाता है तो वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे, लेकिन अमीर सुल्तान जो हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं आसिफ माविया को। आसिफ माविया का इस हल्के में लेग वर्क बहुत है, अमीर सुल्तान हल्के में नहीं आए, ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं समझता हूं कि अमीर सुल्तान जो हैं वो इस वक्त इसमें विनिंग पोजीशन में हैं। और इसके साथ साथ साइमा अख्तर भरवाना जो हैं वो साबिक MNA भी हैं और उनके पास भी जो है वो खासा वोट बैंक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो भी अपसेट कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले दोनों उम्मीदवार जो हैं वो बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। और PP 129 उसके बारे में कहिए। चौधरी खालिद गनी है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और PTI के मियाँ आसिफ काठिया भी इलेक्शन जीतकर PTI के वो हल्के में नहीं गए, उनका जीतना हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। खालिद गनी जो साबिक MPA रहे हैं इस इलाके से, उनका लेग वर्क बहुत है और चूँकि वो जो मियाँ फैमिली है वहाँ पर मौजूद, तवक्को है कि वो उन्हें भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि शोर में अराई फैमिली का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। तो इसमें खालिद गनी जो हैं वो बेहतर पोजीशन में हमें नजर PP 130 में नून के अमीर अब्बास सयाल और PTI के हमायत याफ्ता हैं राना शहबाज PTI के ज़ली सदर भी रहे हैं, वो गायब भी रहे, लेकिन इस वक्त वो हल्के में कैंपेन कर रहे हैं, बड़ी बेहतर पोजीशन में हैं। दूसरी जानब अब्बास सयाल जो हैं वो सेक्ट अहले तशी से है और वहाँ पर अहले तशी का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। लेकिन एक रद्द अमल भी पाया जा रहा है कि हम इसको मजहबी मामलात में, इसमें कौमी मामलात में बाज़ मजहब, लेकिन फिरका, आपका मसलक, ये सब पीछे रह जाती हैं। लेकिन नहीं सर, लेकिन जंग में सर ये जंग में एक मुख्तलिफ शहर है। आप पूरे पाकिस्तान को एक तरफ रख देंगे, जंग में सेक्ट जो है वो मैटर करता है। लेकिन जिसका आपने बताया उसमें राना शहबाज मेरे मुताबिक बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप बेहतर जानते हैं। NA 110 मुबशर, आसिफ माविया, साहबजादा अमीर सुल्तान, साइमा अख्तर भरवाना, उमर आफ्ताब। सर 110 में अमीर सुल्तान की पोजीशन, अमीर सुल्तान जो PTI के उम्मीदवार हैं, आप समझते हैं कि वो बेहतर हैं। और PP 129 खालिद गनी, मियाँ आसिफ काठिया। सर नो डाउट खालिद गनी को बड़ी सपोर्ट हासिल है, हल्के में मौजूद रहे, उनका प्लस पॉइंट है, बेहतर पोजीशन में है। PP 130 अमीर अब्बास सयाल, राना शहबाज PTI। सर अमीर अब्बास सयाल के वालिद साहब साबिका MNA थे रजब खान सयाल, ये एज भी उनको मिलेगा।
हमदर्दी का वोट भी है, उनका वर्क भी मौजूद है। यहाँ अमीर अब्बास सर को बेहतर देख रहा हूँ। बिलाल, कौमी असम्बली 110। सर मैं इख्तलाफ थोड़ा सा ये करना चाहूँगा, आसिफ माविया को एज होगा जो ये खुद एक नाम साइमा अख्तर भरवाना को मिस कर रहे हैं कि वो वोट ख़राब करेंगे तो डेफिनेटली वो अमीर सुल्तान के वोट को डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली नून लीग का वोट तो आसिफ माविया के पॉकेट में पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसे क्रॉस करेंगे, जबकि उधर से वोट तकसीम होने से फ़ायदा आसिफ माविया को जा सकता है। वो उधर उनका वोट 129 में खालिद गनी मैं फेवर करा देता हूँ, लोग डेफिनेटली बड़ी इन डेप्थ देखते हैं। 130 के अंदर राना शहबाज, ये उमर फ़रूक और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, और ये बेसिकली एक कह लें कि एक ड्रामा भी है, एक फिल्म भी है, और लोगों को कायल करना या टैक्टिक आता है इनको अपने साथ लगाना। तो इसमें अमीर अब्बास सियाद, राना शहबाज को आप बर्फी दे रहे हैं, और दूसरे हल्के में आपने चौधरी खालिद गनी को बर्फी दी। और कौमी असम्बली के बारे में आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, हमारे ब्यूरो चीफ झांग रमज़ान मिर्ज़ा से और मुबशर नकवी से भी मुख्तलिफ है आपका। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू जी, बड़ी डिबेट चल रही है। देखते हैं बिलाल डोगर का भी तजिया बड़ा जानदार होता है, लेकिन जो ग्राउंड पे मौजूद हैं रमज़ान मिर्ज़ा और मुबशर नकवी, उनका कहना है कि यहाँ से साहबजादा अमीर सुल्तान जो हैं वो उनको कुछ एज दे रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। जंग की सियासत हमने डिस्कस की, कौमी असम्बली के 3 हल्के, सूबाई असम्बली के 7 हल्के, और इसमें वोटर्स की तादाद हमने आपको बताई। 17,53,000 वोटर्स हैं, आबादी 31 लाख। इस आबादी के साथ जब 8 फरवरी को इतने वोटर्स हिस्सा डाल रहे होंगे 17,53,000, तो फिर वो अपने नुमाइंदे भी मुंतखब करेंगे। ज़रूरी है कि नुमाइंदे मुंतखब हों, बाहर निकलें, वोट डालें। कल इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन के रोज़ बाहर निकलिए, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दीजिए। यहाँ सिटी 41 के इलेक्शन सेल से इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है, शाम 4 बजे दोबारा हाज़िर होंगे, फिर ट्रांसमिशन जारी रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।